मध्य प्रदेश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले एक सप्ताह में केस हुए 2 गुने। इनमें 75% से ज्यादा केस सिर्फ इंदौर और भोपाल से आए सामने। प्रदेश में बेमौसम बारिश से बढ़ी ठंड। अगले 24 घंटे के बाद मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट दिए जारी। किसानों की बड़ी परेशानी। पुष्पराजगढ़ में बारिश का कहर जारी। आकाशीय बिजली की चपेट में आए 2 व्यक्ति, एक की मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बचपन का प्यार फेम सहदे हुए आईसीयू में भर्ती। सिंगर बादशाह ने फोन पर जाना और मदद का दिया भरोसा। बाइक अनियंत्रित होने से हुआ था एक्सीडेंट। और देवास में मास्क नहीं लगाने पर हुआ बवाल। पुलिस से भिड़ी दवा कंपनी की मालकिन। कांस्टेबल को धक्का देकर जमीन पर गिराया। पुलिस ने मारी चप्पल। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायत चुनाव स्थगित करने के फैसले पर चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। कैबिनेट में जिस अध्यादेश के आधार पर पंचायत चुनाव हो रहे थे उसे वापस लिया है। अगर कैबिनेट ऐसा नहीं करती तो पंचायत चुनाव नहीं रुकते। ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता। ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, ओबीसी वर्ग को न्याय मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। उसके परिणाम स्वरूप पंचायत चुनाव स्थगित हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पंचायत चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। कैबिनेट ने ये जो ऑर्डिनेंस था, जिस ऑर्डिनेंस के आधार पर चुनाव हो रहे थे, उसको विड्रा किया। अगर कैबिनेट ये ऑर्डिनेंस विड्रा नहीं करती तो पंचायत के चुनाव नहीं रुकते और ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाता। ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, ओबीसी वर्ग को न्याय मिले, इसलिए एक बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया और उसके परिणाम स्वरूप आज चुनाव स्थगित हुए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं आगे भविष्य को ध्यान में रख के, जिसमें हमने ये बात रखी है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की आबादी है वो 52% से ऊपर है। इसलिए हम लोगों को समय मिले और हम लोग ये आयोग के माध्यम से, जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके माध्यम से हम लोग ये आंकड़े प्रमाणित कर सकें। वो समय भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा हुआ है और सरकार की ये कोशिश होगी कि ओबीसी आरक्षण के साथ शीघ्र पंचायत के चुनाव हो। उसके लिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया करना है वो सब वैधानिक प्रक्रिया हम लोग करेंगे और ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके लिए हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित हैं। ग्वालियर लोकायुक्त ने सरपंच के बेटे की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत पुट्टी के सहायक सचिव सचिन पांडे को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सचिव 7,000 रुपए की रिश्वत लेने सरपंच के घर पहुंचा था और सरपंच से पंचायत के निर्माण कार्यों को लेकर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी पहली किश्त के तौर पर 3,000 रुपए दे दिए गए थे। वहीं दूसरी और फाइनल किश्त के 7,000 रुपए लेना बाकी था, जिसको लेते सचिव को रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये रोजगार सहायक सचिन पांडे, इसने जो है अपनी पंचायत में निर्माण कार्य जो अभी चल रहे हैं, पंचायत भवन, बाउंड्री वॉल, हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग के, उसकी एवज में जो है
10,000 रुपये की मांग कर रहा था। तो मैंने इससे कहा कि चल मैं पैसे की 2-3 दिन में व्यवस्था कर रहा हूँ। तो इसने कहा ठीक है। तो मैंने इसको जो है 25 तारीख को 3,000 रुपये उसके एवज में दिए और फिर 2-3 दिन का समय मांगा कि मैं और 7,000 रुपये बचे बकाया के 2-3 दिन में व्यवस्था कर रहा हूँ। फिर 7,000 रुपये मैंने आज जो है जाके मैंने लोक आयुक्त टीम को बताया, वहाँ से तैयारी करके आज जो है उसको दिए, यहाँ टैप कराया। लोकायुक्त ने जो पुट्टी ग्राम है, यहाँ ग्राम पंचायत है, उनके जो सरपंच अंगूरी देवी है, उनके पुत्र जितेंद्र वारे ने शिकायत की थी 24 तारीख को, 24/12/21 को, कि जो उनके यहाँ सहायक सचिव हैं सचिन पांडे, उनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। उसके जो उन्होंने शिकायत की थी उस पर कार्रवाई की गई, उसकी रिकॉर्डिंग की गई। उसमें रिकॉर्डिंग में 10,000 की इनके द्वारा मांग की गई थी, जिसमें 3,000 रुपये उन्होंने उसी टाइम ले लिए थे और 7,000 रुपये उन्होंने 1-2 दिन में करने के लिए बोला था। तो ये पैसे इनके पंचायत भवन के जो निर्माण के होता और हार्वेस्टिंग सोखते गड्ढे थे और बाउंड्री वाल जो बननी थी उसके जो बिल मास्टर लगाने थे, उसके एवज में ये 10,000 रुपये की मांग कर रहे थे। तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है आज? आज इनको 7,000 रुपये जो बचे हुए थे, 7,000 रुपये रिश्वत के लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और जो कार्रवाई और रंगे हाथों पकड़ा गया है 7,000 रुपये लेते हुए आगे कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ की जाएगी? कार्रवाई जो होगी जो रहती है पूरी कार्रवाई वो की जाएगी। थोकबंद आईपीएस अफसरों के तबादले करके सरकार कानून व्यवस्था की असलियत छिपाना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि राजभवन के सामने बैंकों में चोरियां हो रही हैं, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, दुष्कर्म नहीं रुक रहा है और सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है। गुप्ता ने कहा कि तबादला प्रशासनिक अराजकता स्वीकार्यता का उत्तर नहीं है, यह समय उगाई का नहीं जनता की भलाई का होना चाहिए। साप्ताहिक तबादला उद्योग का नया लॉट मध्य प्रदेश में जारी हो गया है। 28 अफसरों को इधर से उधर बदल दिया गया है। यही जो है मध्य प्रदेश के डिलीवरी सिस्टम है। राजभवन के सामने चोरी हो रही है, बैंक लुट रहे हैं, लेकिन इसका समाधान पकड़े नहीं जा रहे लोग और इसका समाधान है केवल ट्रांसफर उद्योग। इसमें दोनों तरफ से फायदा रहता है, उगाई भी हो जाती है और इज्जत बचाई भी हो जाती है। ग्वालियर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने नए साल के स्वागत के लिए 31 दिसंबर की रात को 11 बजे के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हिंदू महासभा ने इस संबंध में एसपी अमित सांघी को एक ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर की रात 11 बजे के बाद पटाखे चलाते हैं तो उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। उधर एसपी ने कहा कि शहर में धारा 144 और रात 11 बजे से कर्फ्यू लागू है, जिसका पुलिस सख्ती से पालन कराएगी। ये ज्ञापन मुख्यतः जो 31 होता है, नए साल के आगमन की पूर्व संध्या होती है, उसमें इनका कहना था कि रात्रि में कार्यक्रम ना हो। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी द्वारा 144 के निषेधात्मक आदेश जारी किए जा चुके हैं कि 11 बजे के बाद कोरोना कर्फ्यू है। पुलिस निश्चित रूप से इस आदेश की तामीली कराएगी और इस संबंध में एडिशनल एसपी और एडीएम द्वारा सभी होटल संचालकों, लॉन संचालकों की बैठक कंट्रोल रूम में ली जा चुकी है और उनको निर्देशित किया जा चुका है कि रात को 11 बजे के बाद किसी भी हालत में कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा और यदि कहीं कुछ होता है तो इसमें प्रॉपर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज जो है जिला ग्वालियर के तत्वाधान में एक ज्ञापन दिया है 2 सूत्री मांगों को लेकर। हमारी मांग है कि 31 तारीख और 1 जनवरी को जो है कोई भी लोग अपने घरों के सामने 11 बजे के बाद पटाखे ना चलाएं। यदि पटाखे चलाए गए तो अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता निश्चित रूप से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। एसपी साहब ने कहा है कि हाँ बिल्कुल, यदि 11 बजे के बाद कोई भी धमाका चलाएगा, पटाखा चलाएगा तो इसकी एफआईआर किसी भी थाने में का क्षेत्र हो, किसी भी एरिया में हो, दर्ज होगी। निश्चित रूप से उसके खिलाफ अपराधी प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। हमारी मांग है दूसरी कि शहर के अंदर कोई भी जो है मादक पदार्थ जो है नहीं बेचा जाना चाहिए, क्योंकि मादक पदार्थों स्मैक है, एमडी है और गांजा, चरस, अफीम जो लोग अवैध रूप से बेच रहे हैं, उससे युवा पीढ़ी का विनाश हो रहा है। युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हिंदू महासभा ने मांग की है कि उसको भी प्रतिबंध लगाया जाए। क्षेत्र में रात से हो रही भारी बारिश से धान मंडियों का हाल बेहाल है।
जिला के पिथौरा ब्लॉक के ग्राम टेमरी धान मंडी में लगभग 5000 बोरी धान भीग गई है। धान मंडी में फंड प्रभारी और कर्मचारी सभी गायब हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी सोसाइटियों को पर्याप्त सुविधा मुहैया कराई गई है, उसके बाद भी धान भीगना फंड प्रभारी की लापरवाही को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि इस बड़ी लापरवाही का खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है। वहीं सरगुजा जिले में भी इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में हो रही धान खरीदी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही है। सरगुजा के उदयपुर में 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से धान खरीदी केंद्र उदयपुर में धान भीग रही है। धान खरीदी केंद्र में कोई शेड नहीं बना है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं समिति प्रबंधक ने बताया कि अभी तक 16,855 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, लेकिन अभी तक 26,000 क्विंटल का ही उठाव हुआ है। आज तक 16,855.60 कुंटल खरीदी हो गया है, 2600 कुंटल उठा हुआ है। तो समस्या यह है सर कि यहाँ शेड हो जाता तो बरसात से दिक्कत नहीं होती। अभी खरीदी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है? अभी सर वही से बरसात की वजह से फड़ गीला हो गया है, इसलिए यहाँ धान अल्टी पल्टी का दम नहीं रहा है, ज़मीन गीला हो गया है। क्या चाहते हैं आप? हम वही चाहते हैं कि शेड हो जाता तो बरसात से दिक्कत से निजात मिल जाता, तो आदमी का भी आसानी हो जाता, धान खरीदी में भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ दिक्कत हो रहा है भैया कि उदयपुर में हमारे यहाँ फड़ नहीं बना है। फड़ तो बना है लेकिन यहाँ वो छतरी का व्यवस्था नहीं है, तिरपाल दिक्कत हो रहा है, धान भींज रहा है और शासन को देने में हमको दिक्कत हो रहा है। धान भींज जाएगा तो शासन बोलेगा कि नहीं धान भीग गया, तो किसान को दिक्कत होता है कि नहीं आप नमी में कमी है कि है ना। और हमारे जो सोसाइटी के मैनेजर हैं, स्टाफ के जो भी हैं, उनको दिक्कत होता है कि नहीं आपका धान भीज गया, ये हुआ, व्यवस्था नहीं हुआ है, ये सब करके दिक्कत होता है। हमारे कृषि जो भी कृषक भाई हैं उनको दिक्कत होता है कि अभी खरीदी भी नहीं हो पा रहा है। 2 दिन से पानी आ गया है, तो उनके कारण हमको यहाँ बिक्री भी नहीं हो पा रहा है धान का है। तो यहाँ तिरपाल व्यवस्था होना चाहिए, फड़ बनना चाहिए है, ताकि हमको धान का बिक्री करने में दिक्कत ना हो। 2 दिन से टोकन यहाँ दिया गया है उनका, यानी यहाँ धान नहीं आ पा रहा है पानी की वजह से है। तो इनका हमारे छत्तीसगढ़ शासन से हमारा अनुरोध है कि इनको फड़ बनना चाहिए, इनका जो छाने वगैरह है वो बनना चाहिए हैं। हमारे सरगुजा से अंबिकापुर संभाग से उदयपुर में फड़ बनाए हैं, तो ये नियम होना चाहिए कि ये बनना चाहिए। धान इतना नुकसान हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में जाएगा, हम तो किसान भाई ही इसका उपयोग करते हैं खाने पीने के लिए है ना। बागली अनुविभाग के उदयनगर में सुबह एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान उदयनगर निवासी करण पिता बीरपाल सिंह चौहान के रूप में हुई है। उदयनगर पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया गायत्री मंदिर के नव निर्माणाधीन भवन परिसर में बने गड्ढे से गिरने से युवक की मौत होने का अंदेशा है। वहीं शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए उदयनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। उदयनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरसिंहगढ़ में भोपाल से बीनागंज दौरे पर जा रहे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राठौर ने गृह मंत्री का साफा बांधकर स्वागत किया, जहां आतिशबाजी भी की गई। स्वागत के दौरान भाजपा जिला महामंत्री गोपाल खत्री, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के ग्राम रोडमर्रा में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। कालीचरण की गिरफ्तारी के सवाल पर पत्रकारों से उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, अगर वो सच्चे हैं तो पुलिस के सामने सरेंडर करें। और उसके बाद आगे मैंने पहले कहा कि अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना किया जा रहा है और उसमें जो जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कालीचरण जी बहुत उसको अपने बयान पे दुख नहीं है तो उसको आग सरेंडर करना जी, सामना करना जी। गिरफ्तारी होगी क्या? आप क्या है टीम यहाँ से छत्तीसगढ़ से जाए गिरफ्तार करे अकोला? छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्योपुर में सूने घर पर महिला को अकेला देख 30 वर्षीय आरोपी सद्दाम ने पहले तो घर में चोरी से प्रवेश किया। जैसे ही अंदर गया, महिला को चाकू की नोक पर एक तरफ बिठा दिया और सोने चांदी के जेवर सहित अन्य सामग्री छीन ली। उसके बाद उसने महिला के साथ अश्लील हरकतें भी की और उसका वीडियो भी बनाया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और साइबर टीम के माध्यम से सर्चिंग शुरू कर दी। आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन थाना प्रभारी सतीश दुबे की सूझबूझ और साइबर सेल की मदद से आरोपी को तत्काल ढूंढ लिया गया, जहां पूछताछ में उसने जुर्म करना कबूल किया है और बताया कि उसने पैसे की जरूरत पड़ने पर शराब पीकर इसे अंजाम दिया था। के टाइम पे लड़की मेरी 9 साल की बेटी है, उसको छोड़ने में कोचिंग गई थी, वहाँ से आई थी, कुंडी लगा के गई थी, तो उधर से आई तो मेरा सामान पूरा बिखरा हुआ पड़ा था, गोदरेज वगैरह सब। तो मैंने आके देखा, मैं घबरा गई, तो देखा तो गेट खोल कर देखा बाहर एक लड़का खड़ा था दूर। तो मैंने सोचा वैसी कोई होगा, तो मैं अंदर चली गई तो पीछे से वो आया और पीछे से घुस गया, मेरे से ज़बरदस्ती करने लगा, गले में पट्टी बांधने लगा और चक्कू रखने लगा, मुंह बंद करने लगा। तो चिल्लाऊगी तो मैं और वो करूँगा, तो वो कह रहे चिल्लाना मत ही और मुझे सब सामान दिखाओ और खोलो, जी बालियाँ वगैरह उतारो, सब उतारो, ऐसे बोलने लगा। और फिर मैं ज़बरदस्ती करने लगा कि तुम्हारी वीडियो भेजूँगा गंदी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा घर में घुसकर महिला को चाकू का भय दिखाकर उनसे उनके गहने जो पहने हुए थे वो ले लिए गए। साथ ही साथ उनका एक वीडियो बना लिया गया और उसके पश्चात वो वहाँ से भाग गया और जो मशरूका लेके गया था उसमें फ़ोन भी लेके गया था। फिर उसके द्वारा जो परिवार है उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि अगर आपने मेरे को पैसे नहीं दिए तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। क्योंकि ये श्योपुर में अपने आप प्रकार की पहली एक घटना थी और काफ़ी सनसनीखेज मैटर था, पुलिस ने इसको प्रायोरिटी पे लिया और काफ़ी टीमें बनाई और मुखबिर जो तंत्र था उसको भी एक्टिवेट करते हुए जो भी आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ की गई और वहाँ पे कौन कौन लोगों का आना जाना है उनके बारे में तस्दीक की गई। तो इसी पूछताछ के दौरान हमने एक व्यक्ति सद्दाम उर्फ सद्दाम पिता जाहिद उम्र 30 साल निवासी इस्लामपुरा को हमारी हिरासत में लेकर उसे पूछताछ की। उसके द्वारा जुर्म किया जाना कबूल किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक को वो जनरली शराब पिए हुए रहता और घटना दिनांक को भी शराब पिए हुआ था। उसने दोपहर के समय महिला को घर में अकेला होना पाया। इसी चीज़ को देखते हुए उसने फोर्सफुली घर में अंदर घुस गया और उनको चाकू दिखाकर उनसे उनके गहने ले लिए। साथ ही साथ उसने ये वीडियो भी बनाया और महिला का फ़ोन लेकर वो वहाँ से फरार हो गया। इसको पुलिस के द्वारा इसको हिरासत में लिया गया तथा जो इसने मशरूका जो वहाँ से लेके गया था वो सब बरामद कर लिया गया, जिसमें कि महिला के द्वारा जो पहने गए पायजेब थे, उसके मंगलसूत्र था और कान के टॉप्स थे। साथ ही साथ जो मोबाइल लेके गया था वो और एक रूम हीटर भी वो वहाँ से चुरा के वहाँ से ले गया था उस घटना स्थल से। इसमें पूरी कोतवाली एडिशनल साहब के नेतृत्व में टीम बनी थी, जिसमें टीआई कोतवाली और उनके सभी सहकर्मियों ने काफ़ी लगन से काम किया और एक परिणाम हमारे सामने है। जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में लगातार बारिश जारी है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के 8 लैंपस में से 6 लैंपस को धान खरीदी केंद्र बनाया गया है। तेज बारिश से केंद्र पर रखी धान भीग गई। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति राजेंद्र ग्राम में धान खरीदी के दिनों से ही लापरवाही का आलम देखा जा रहा है, तो वहीं बारिश से धान को पानी से बचाने के लिए प्रबंधन द्वारा पाल की व्यवस्था न करना बेहद ही लापरवाही की तरफ इशारा करता है। आज यहाँ पे अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है, पानी गिरा है और पानी गिरने के बाद में आप लोग का क्या नुकसान हुआ है और प्रबंधन द्वारा यहाँ पे आप लोगों को क्या व्यवस्था कराई गई? अभी प्रबंधक के द्वारा जो है तो व्यवस्थाएं तो अभी हमको जानकारी नहीं है क्या क्या व्यवस्था किया, लेकिन हम तो स्वयं पाल अपने घर से लाए हैं और पंजीयन डेट भी हमारा कल 29 तारीख तक है, तो उसके बाद हमारा पंजीयन भी लास्ट हो जाएगा। तो आज जैसे आप धान लेके आए हैं, आज पानी गिर गया है तो आपने धान बेच दिया आज?
नहीं बेचे हैं। तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है प्रबंधक के तौर अभी पे? तो कुछ जानकारी नहीं है, कुछ बताया नहीं है। संजीत कुमार। कहाँ से आए हैं? अचलपुर। अचलपुर से जी। धान लेके आए हैं? जी। तो धान भर्ती हो गया? नहीं सर, ये उड़वाए हैं सर, 2 बार उड़वाए हैं। और बोरे भर्ती जो हुआ है इसका सिलाई का भी पैसे लेते हैं? जी सर, 2 रुपये। 2 रुपये बोरी? जी। और ये बोरी का छल्ली कौन रहा है? सर छल्ली तो ऊपर ले जाते हैं। सोसाइटी के लेबर नहीं है? देते ही नहीं है सर। नहीं देते लेबर? नहीं। चलिए ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों के खर्च की राशि वापस लौटाए जो चुनाव होने योग्य ही नहीं थे, फिर भी चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाकर उनके लाखों रुपए खर्च करा दिए गए। अब अध्यादेश जो सरकार ने वापस ले लिया है, जिसके आधार पर 2014 के आरक्षण और परिसीमन पर चुनाव हो रहे थे, उसके वापस होने पर अब वर्ष 2019 की स्थिति अस्तित्व में आ गई है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग को चाहिए कि अब बिना भाजपा सरकार के दबाव में आए वर्ष 2019 के आधार पर पंचायतों के चुनाव कराए। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत के चुनाव को निरस्त कर दिया गया है। उसका कारण यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अध्यादेश 21 नवंबर को लाया गया था, जिसमें 2019 से कांग्रेस सरकार के समय के आरक्षण, परिसीमन और 1200 पंचायतों के पुनर्निर्माण को रोक दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। उस सब को लेकर करने के बाद में ये रविवार 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक 3 दिन तक ये बात पेंडिंग पड़ी रही और आज उन्होंने कर दिया। मुझे आशय होता है कि निरस्त करने के बाद उन लोगों का क्या होगा जिनके पैसे खर्च हो चुके हैं, जो निर्वाचित हो चुके हैं, लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लाखों लोगों के लाखों रुपए खर्च हुए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? और निश्चित रूप से पिछले वर्ग के आरक्षण के साथ में जो अन्याय हुआ है उसको लेकर कौन न्याय करवाएगा? सारी चीजों से साफ लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने ये निर्णय लिया है। जबकि मेरा ये कहना है कि इसको जब चूंकि 2014 का आरक्षण का मामला खत्म हो चुका है, तब यथास्थिति 2019 की बनती है। कांग्रेस कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय कमलनाथ जी ने जो परिसीमन कराया था, जो आरक्षण कराया था, जो पंचायत का गठन किया था, उसका अस्तित्व वापस आज की तारीख में अस्तित्व में आ चुका है। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनाव कराए और 2019 की यथास्थिति के आधार पर चुनाव कराए और 27% आरक्षण मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को दिलाने का काम किया जाए। और इसके लिए जो न्यायालयीन प्रक्रिया का मामला है, वहां तक राज्य निर्वाचन आयोग को अपना आवेदन देकर न्यायालय से उसका निराकरण कराना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग को काम नहीं करना चाहिए और तत्काल जितनी जल्दी हो सकता है उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, उन लोगों को खर्चे के वापस लौटाया जाए जिनका पैसा आवश्यक खर्च हुआ है, और चुनाव 2019 की यथास्थिति पर कराया जाए जो कि न्यायोचित होगा। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।